Hello students, I am Sapna Bharti, your science teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter 5, Coal and Petroleum. So before we start this chapter, what is coal and petroleum? कोल जिसे हम हिंदी में कोयला कहते हैं उसे इंग्लिश में कोल कहते हैं एंड पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड होता है। ये फॉसिल फ्यूल से बनता है। फॉसिल फ्यूल जब ज़मीन के अंदर डेड एंड डीकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स बहुत सालों तक रहते हैं तो उस प्रेशर के कारण वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम से ही हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वैक्स। तो पेट्रोलियम जो है बेसिकली हमें पेट्रोल और पेट्रोलियम में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं है। पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल मिलता है। सो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमें गिवन है इंट्रोडक्शन। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड एवरीथिंग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच ह्यूमन बीइंग यूज एंड एंजॉय। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो हमें नेचर से मिलती है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल होते हैं एंड ह्यूमन बीइंग इसको एंजॉय करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड बाय द नेचर। नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। दे फॉर्म द वेल्थ ऑफ अ कंट्री and include land, air, water, forest, wild animals, minerals and various other things. नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ये हमारी कंट्री की वेल्थ है, मतलब हमारी कंट्री की संपत्ति है। एंड इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? लैंड होता है, एयर होती है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर है, मिनरल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड टू सपोर्ट मॉडर्न लाइफ। ये हमें हमारे जो भी गुड्स बनते हैं, जो भी मटेरियल्स और आइटम्स हम बनाते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है ये, और हमारी मॉडर्न लाइफ को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इन ऑब्टेनिंग दिस रिसोर्सेज देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। इन रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए लगातार ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है, जिससे कि दोनों इनको ह्यूमन बीइंग्स इस इन्वायरमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज को ले सकें और इनको यूज़ कर सकें। वी द ह्यूमन बीइंग्स यूज़ वेरियस मटीरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड लिव कंफर्टेबली। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कई सारे मटेरियल यूज़ करते हैं हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, और हमारी बेसिक नीड्स जो है उनके कारण ही हम अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं और हमारी लाइफ को कंफर्टेबली, आरामदायक तरीके से जी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। हमें एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, और कंबशन मतलब चीज़ों को जलाने के लिए। वाटर फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड इरीगेशन। पानी की हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हमारी बॉडी का जो 70% हिस्सा है वो भी पानी से बना हुआ है। तो हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। इरीगेशन, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इरीगेशन क्या होता है। खेत में जब फसलों को पानी दिया जाता है वो इरीगेशन कहलाता है। तो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी हो उसके लिए भी प्रॉपर इरीगेशन होना ज़रूरी है। सनलाइट फॉर विजन, हम हमारा आसपास का सब कुछ देख सक रहे हैं किसके कारण? सनलाइट के कारण। एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, प्लांट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी किसके कारण हो रहा है? सनलाइट के कारण हो रहा है। सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स किस में ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं, तो सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। Furthermore, man has learned to use resources on or within the earth such as sand, stone, forest, coal, petroleum and natural gas. इंसानों ने नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको यूज़ करना सीखा है, चाहे वो रिसोर्सेज जो है वो
अर्थ के सरफेस पर अवेलेबल हो या अर्थ के सरफेस के अंदर अवेलेबल हो। जैसे कि सैंड तो ज़मीन पर है, स्टोन भी ज़मीन पर है, फॉरेस्ट भी ज़मीन पर है, लेकिन कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये जो होती है ये कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर होती है। Most of our energy needs are met by natural resources like wood, coal and petroleum. ज़्यादा तक जो हमारे एनर्जी की ज़रूरतें हैं वो कहाँ से पूरी होती है? वो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि वुड, कोल और पेट्रोलियम, इनसे पूरी होती है। These resources are limited and can soon get exhausted because of their excessive use. ये जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड है और अगर मान लो हम इसका बहुत ज़्यादा, जितना टाइम इनको बनने में लग रहा है उससे ज़्यादा फास्ट स्पीड में हम अगर इसको यूज़ करते जाएंगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट मीन्स ख़त्म हो जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन क्लासीफाई दैम इनटू टू काइंड्स। जो नेचुरल रिसोर्स है उनकी अवेबिलिटी कैसी है उसके बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांट सकते हैं। और वो दो कौन कौन से हैं? दो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड हैं वो क्या कहलाते हैं? इनएग्जॉस्टिबल। और जो लिमिटेड है, लिमिटेड क्वांटिटी में है और अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, वो कहलाते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं ये क्या है। पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये ह्यूमन बींग्स को अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और ये ख़त्म नहीं होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट जो है ये इनएग्जॉस्टिबल है, अनलिमिटेड है, कितना भी इस्तेमाल करो ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू द ह्यूमन बींग्स इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ in the near future are called exhaustible natural resources. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स के पास लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे तो वो फ्यूचर में ख़त्म भी हो सकते हैं। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ या ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमें इनको कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, अनलिमिटेड यूज़ नहीं करना चाहिए वरना ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास नहीं रहेंगे यूज़ करने के लिए। In this chapter we will study about the important natural resources such as forest, soil, minerals। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल्स के बारे में। इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल दिस फ्यूल्स वर फॉर्म्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर बाय द डिके ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो फ्यूल्स हैं वो कैसे बनते हैं? जब डेड एनिमल्स और प्लांट्स ज़मीन के अंदर मिलियन ऑफ ईयर्स तक रहते हैं तो उनका डिके होता रहता है, वो नष्ट होते रहते हैं और फिर उससे ये फ्यूल्स बनते हैं। एज द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, देयरफॉर द फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ये जो डेड रिमेन्स हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, इनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। और इनसे जो फ्यूल मिलेगा उसको भी हम क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल्स। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना कि जो फ्यूल्स हमें फॉसिल से मिलते हैं वो कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ओके, फर्स्ट इज कोल। कोल मतलब क्या होता है? कोयला। आप सबने कोयला देखा है। यू माइट हैव सीन और हर्ड अबाउट कोल। आपने कोयले को, जो कोल है, उसको देखा भी है और उसके बारे में सुना भी है। कोल इज़ अ हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस जनरली ब्लैक इन कलर।
कोल जो होता है वो कैसा होता है, हार्ड स्टोन जैसा होता है और कलर में कैसा होता है, ब्लैक होता है. हाउएवर इट कलर्स वेरीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स काइंड. ये जो कोल होता है इसका कलर जो है जनरली हम ब्लैक मानते हैं, लेकिन वो अलग अलग कलर्स का भी होता है कि वो किस तरह का कोल है उसके अकॉर्डिंग. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड. कोल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एज अ फ्यूल इसको कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाना बनाने के लिए. हाउएवर इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड फॉल स्मेलिंग गैसेस विच कॉज अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन. कोल जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, बहुत धुआं निकलता है उससे, और उसके जो जलने की स्मेल, उस जलने के बाद उससे कुछ गैसेस रिलीज़ होती है और उनकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती. फॉल स्मेलिंग मीन्स गंदी स्मेल वाली, दुर्गंध. विच कॉज अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन. और ये जो इससे जो गैसेस निकलती है जलने पर और ये जो स्मोक निकलता है ये बहुत ही एयर पॉल्यूशन करता है. अर्लियर द कोल वॉज यूज फॉर हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम्स टू रन रेलवे इंजन. पहले क्या किया जाता था, कोल का इस्तेमाल किया जाता था पानी को गर्म करने के लिए. जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, स्टीम्स निकलेगी, भाप निकलेगी, और इन भाप का इस्तेमाल होता था रेलवे के जो इंजन्स हैं उनको रन करने के लिए. यहाँ पे हमें डायग्राम गिवन है स्टीम इंजन का या फिर फैक्ट्री का डायग्राम गिवन है जो कि कोल का इस्तेमाल करती है. These coal is also used for generating electricity in thermal power plant. In addition to it, coal is used as a fuel in factories, cement plants and brick kilns. कोल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी किया जाता था थर्मल पावर प्लांट में. इसके अलावा कोल को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता था फैक्ट्रीज़ में. फ्यूल मतलब ईंधन जो हम बोलते हैं हिंदी में. सीमेंट प्लांट के अंदर, सीमेंट बनने वाले जो कारखाने होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है. ब्रिक क्लीन्स, ईंटों के कारखाने में भी, वहाँ पे भी इसको, ईंटों के भट्टों में भी इसको यूज़ किया जाता है. अकरेंस ऑफ कोल. अकरेंस मीन्स हमें वो कहाँ से मिल रहा है. कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. कोल कहाँ मिल रहा है, अर्थ के सरफेस के अंदर डीप में. द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश. मेजर जो कोल माइंस है इंडिया में वो कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस आर इन जारिया एंड बोकारो इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. जो ज़्यादातर कोल माइंस है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस, वो लोकेटेड है झारखंड के जारिया और बोकारो में, और रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में वहाँ पर लोकेटेड है. इसको अंडरलाइन कर लेना आप. नेक्स्ट इज हाउ इज कोल फॉर्म्ड. कोयला बनता कैसे, कोल बनता कैसे. मिलियन ऑफ ईयर्स अगो वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विथ वेट marshy area of land called swamps in which huge trees, giant ferns and mosses grow. मिलियन सालों पहले अर्थ का जो पार्ट था वो वेट, मार्शी एरिया जो होता है लैंड का उससे कवर था. मार्शी मतलब दलदल सा एरिया था जिसको हम बोलते हैं स्वैम्प, और उसके ऊपर बड़े बड़े ट्रीज़ थे, जाइंट फर्न्स थे, मॉसेस थे. फर्न्स, मॉसेस ये सब प्लांट्स के टाइप हैं. As the trees and plants lost their leaves and died, their leaves and the dead materials formed into layers of rotting vegetation. फिर क्या होता है, जैसे जैसे ये ट्रीज़ और प्लांट्स ने अपनी पत्तियाँ झड़ने लग गई, फिर क्या होता था, एक टाइम के बाद ये जो प्लांट है वो मर जाता था और उसकी लीव्स और जो डेड मटेरियल है वो धीरे धीरे रॉट होने लग जाता था. रॉट मतलब सड़ने लग जाता था. प्रेशर फ्रॉम अबाउ पुश्ड these layers together to form a layer of soft material called pit. और धीरे धीरे क्या होता था, वो ज़मीन के अंदर जाता जाता था, उसके ऊपर मिट्टी की और ऐसे और लेयर्स आ जाती थी, और बाद में वो टाइम के साथ जो प्रेशर होता था उसके कारण सॉफ्ट मटेरियल में चेंज हो जाता था जिसको हम बोलते हैं पीट. Sometimes mud and sand were washed over the layers of the peat, pressing them further and even tighter together. कई बार क्या होता था, मड और सैंड, मड क्या होता है, गीली मिट्टी होती है, और सैंड रेती, ये जो हमारे पीठ की जो लेयर्स हैं इसके ऊपर से हट आती जाती थी जिससे कि इसको और ज़्यादा प्रेशर मिलता था और ये और ज़्यादा टाइट हो जाते थे आपस में. दिस मेड अ सॉफ्ट ब्राउन कोल और लिग्नाइट.
जब इसको और ज़्यादा प्रेशर मिलता था तो ये क्या बन जाता था, सॉफ्ट ब्राउन कलर का कोयला बन जाता था इससे, जिसको हम बोलते हैं लिग्नाइट। एज मोर मड एंड सैंड piled on top, the vegetation was pressed down even deeper। और मान लो उसके ऊपर और मड और सैंड इकट्ठी होती जाएगी उसके ऊपर, तो जो वेजिटेशन है वो और ज़मीन के अंदर डीप में जाती जाएगी और प्रेशर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट हेल्प्ड टू टर्न द लिग्नाइट इनटू हार्ड ब्लैक कोल। और जो मूवमेंट है अर्थ के क्रस्ट का जो मूवमेंट है, उसके कारण ये जो लिग्नाइट है वो किस में बदल जाता था, हार्ड ब्लैक कोल में बदल जाता था। ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरिड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो। नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब जो ऐसे अर्थक्वेक और ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी, भूकंप, इस तरह की जो चीज़ें होती है, इससे क्या होता है, लार्ज नंबर के प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अर्थ के सरफेस के अंदर मर जाते हैं और अर्थ के सरफेस के अंदर गाड़ देते हैं, या उसके ऊपर और वेजिटेशन आ जाती है, उससे वो अर्थ के सरफेस के अंदर चले जाते हैं। They got covered with many layers of rock and soil and due to heat pressure they got converted into fossil fuels। और उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स आ जाती है रॉक की, सॉइल की, क्योंकि ये क्या होता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं इस प्रोसेस को तो होने में, और हीट और प्रेशर के कारण ये किस में बदल जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर thus the remains of dead plants and animals that got buried millions of years ago। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो क्या है, डेड रिमेन्स है प्लांट और एनिमल्स के, डेड रिमेन्स है जो कि मिलियन सालों पहले ज़मीन के अंदर धंस गए थे। कॉल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोल माइंस दैट मे बी एज डीप एज 100 मीटर टू 1300 मीटर डाउन द अर्थ। कोल कहाँ से मिलता है, कोल माइंस जो होती, कोयले की जो खान होती है, वहाँ पर से उनमें क्या किया जाता है, कोयले को ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, और ये जो है ये अर्थ के सरफेस से 100 मीटर से लेकर 1300 मीटर तक नीचे की तरफ डीप में होता है कोयला। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल टार एंड कोल गैस। फिर इस कोल को क्या करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर ले जाके, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ के अंदर ले जाके इसको प्रोसेस किया जाता है इसके, और इससे कई सारी चीज़ें निकाली जाती है, जैसे कि कोक, कोल टार या कोल गैस। ये तीन चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। Coke. This is the solid residue left behind during the destructive distillation, a process of breaking of coal into simpler substances upon heating in the absence of air of coal। कोक जो होता है वो कब मिलता है हमें, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के अंदर कोल को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके लिए कोल को हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, मतलब जो जिस जगह पर इसको हीट किया जाता है उसके अंदर हवा भी नहीं होती है, और वहाँ पे इसको हीट करते हैं, जिससे कोल जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में और ब्रेक डाउन उसका हो जाता है। और जब इसका ब्रेक डाउन होता है तब जो सॉलिड रेसिड्यू मतलब कोई भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं और उसके जलने के बाद में जो चीज़ बच जाती है, जैसे अगर हमने देखा होगा लकड़ी को हम जलाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, जो पार्ट बच जाता है ग्रे कलर का, वैसे पार्ट बच जाता है ना। तो उसी तरह जब कोल को हम जलाते हैं, जो सॉलिड रेसिड्यू, जो लेफ्ट आउट पार्ट बच जाता है, वो क्या कहलाता है, कोक कहलाता है। ये ब्लैक होता है, पोरस होता है और टफ होता है। ब्लैक कलर में काला होता है। पोरस मीन्स उस पर छेद होते हैं, पूरी तरह से वो पैक नहीं होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। पोरस मीन्स पोर्स मतलब छेद। टफ होता है, हार्ड होता है। इट बर्न्स ईजीली एंड डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक लाइक कोल। ये जो है वो आसानी से जल जाता है और कोल की तरह स्मोक इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और ये कोक कहाँ काम में लिया जाता है, स्टील बनाने में काम में लिया जाता है। मेटल के एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल्स को जब निकाला जाता है। मेटल्स कहाँ मिलते हैं, ज़मीन के अंदर मिलते हैं,
को जब निकाला जाता है, उसको जब अलग अलग सेपरेट किया जाता है, तब ये कोक इस्तेमाल में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल ग्रेफाइट एंड टू मेक सर्टेन फ्यूल गैसेज लाइक वाटर गैस। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ होता है, नेचुरली कार्बन से बना हुआ होता है, और इसको जब आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड तरीके से जब इसको बनाया जाता है, तो उसके अंदर भी कोक का इस्तेमाल होता है। और इस कई सारे फ्यूल गैसेस बनाने के लिए भी इसका काम में लिया जाता है, जैसे वाटर गैस। तो कोक जो है वो ब्लैक होता है, पोरस होता है, टफ़ होता है, और इसके जो यूजेस हैं वो आपको याद रखने हैं। यूजेस क्या होते हैं? स्टील बनाने में, मेटल के एक्सट्रैक्शन में, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने में, और फ्यूल गैसेस बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ कोल टार। कोल टार कैसा होता है? इट इज़ अ थिक, गाढ़ा होता है, ब्लैक होता है, ऑयली लिक्विड होता है। लिक्विड फॉर्म में, जैसे ऑयल होता है ना हमारा, पानी जैसा गाढ़ा नहीं है, ऑयल जैसा गाढ़ा होता है ये। ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये भी जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कोल का करते हैं तभी मिलता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। कोल टार जो है वो 200 अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। इट इज़ यूज टू मेक नैप्थलीन्स बॉल विथ इज moth repellent in the manufacture of explosive like TNT, drugs, perfumes, plastic, photographic material, etc. इसको नैप्थलीन बॉल्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नैप्थलीन बॉल जो होती है मॉथ रिपेलेंट होती है, मतलब कीड़े नहीं लगे उसके लिए नैप्थलीन बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों के अंदर भी रखी जाती है नैप्थलीन बॉल। जब कपड़े स्टोर करके रखे जाते हैं तो वाइट वाइट कलर की एक बॉल्स रखी जाती है कि उसके अंदर कीड़े नहीं लगे, वो नैप्थलीन बॉल्स कहलाती है। और एक्सप्लोजिव बनाने में भी ये काम में लिया जाता है। TNT, ड्रग्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल जो फ़ोटो की जो रील्स वगैरह होती है उसको बनाने में भी ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट कोल गैस। ये जो प्रोसेस होता है कोल को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है, कोक को जब हम ऑब्टेन करते हैं तब हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब करा जाता है कोल का, तब हमें कोल गैस भी मिलती है। इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक ना। जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है? कोल टार भी मिल रहा है, कोक भी मिल रहा है, और कोल गैस भी मिल रही है। इट इज़ अ इल्यूमिनेंट, अ फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ये एक फ्यूल की तरह काम करती है, और जो इंडस्ट्रीज़ कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास में लगी हुई होती है वहाँ पे इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। कोल गैस वॉज फर्स्ट यूज इन लंदन फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग एंड इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क इन 1820। तो कोल गैस जो है इसको सबसे पहले लंदन में इस्तेमाल किया था स्ट्रीट लाइटनिंग, मतलब हमारी जो रोड लाइट्स होती है ना उसको जलाने के लिए 1810 में यूज़ किया गया था, और न्यूयॉर्क में इसको 1820 में यूज़ किया गया था स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए। द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल बाय अ बायोकेमिकल प्रोसेस एक्सटेंडिंग ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ये जो स्लो कन्वर्जन होता है वूल का, किसमें वुड जो है वो किस में बदल जाता है? लकड़ी कोयले में बदल जाती है। कैसे बदलती है? बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, नेचुरली होता रहता है, और इसमें कितना टाइम लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो ये जो स्लो कन्वर्जन का प्रोसेस है लकड़ी का कोयले में, वो क्या कहलाता है? कार्बनाइजेशन। इसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। कोल जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। Different varieties of coal are formed depending on how long and at what temperature and pressure the vegetable fossils are buried under the surface of earth. अलग अलग कोल की वैरायटी कैसे होती? कोल सा जितना भी कोल है वो सब हमें मिलता कहाँ है? ज़मीन के अंदर से ही मिलता है, लेकिन उसकी वैरायटी अलग अलग कैसे होगी कि वो जो कोल है वो कितने लंबे समय से ज़मीन में है, कितने लंबे टाइम से ज़मीन के अंदर है, किस टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर उससे फॉसिल फ्यूल बना है सरफेस के अंदर, उसके बेसिस पे कोल जो है उसकी अलग अलग वैरायटी होती है। इन जनरल द हायर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ and the longer the time for which it is buried under the surface of earth, the more is the carbon content in it. जितना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होगा अर्थ के अंदर और जितने लंबे समय तक जो कोल है वो ज़मीन के अंदर रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर कार्बन कंटेंट होगा, और जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा
उसके अकॉर्डिंग हम कोल्स जो है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोल डिफर इन देयर कार्बन कंटेंट, मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन दैम। कोल जो है उनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। किस हिसाब से बांटते हैं? उनके अंदर कितना % कार्बन है, मॉइस्चर क्या होती है, नमी, कितनी % नमी है, वॉलेटाइल कंपाउंड्स मतलब उनके अंदर ऐसे और भी जो दूसरे कंपाउंड प्रेजेंट है कार्बन के अलावा, वो वॉलेटाइल मतलब ज्वलनशील, वो कितने अमाउंट में उनके अंदर प्रेजेंट है, उस बेसिस पे कोल को अलग अलग क्लासीफाई कर दिया जाता है। सबसे पहले हमें दे रखा है पीट। ये यंगेस्ट वैरायटी है कोल की, लाइट ब्राउन कलर की होती है और इसके अंदर 50 to 60% कार्बन का होता है और ये सूटी फ्लेम के साथ मतलब धुएं वाली आग के साथ जलता है। ठीक है, तो मतलब सबसे यंगेस्ट क्वालिटी का, सबसे यंगेस्ट वैरायटी का है पीट। कलर में कैसा है? लाइट ब्राउन है। कार्बन कितना होता है? 50 to 60%। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कलर कैसा होता है और कितने % कार्बन है। फिर सेकंड होता है लिग्नाइट। ये नेक्स्ट स्टेज है कार्बोनाइजेशन की पीट के बाद और इसके अंदर कितना कार्बन है? 60%। फिर है बिट्यूमिनस। ये लिग्नाइट के बाद नेक्स्ट वैरायटी है। ये सबसे कॉमन वैरायटी है कोल की, इसके अंदर 70 to 80% कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट ओल्डेस्ट वैरायटी, ये बेस्ट वैरायटी होती है कोल की, इसके अंदर 90 to 95% कार्बन होता है। तो टोटल हमारे पास 4 वैरायटी है कोल की। नाम क्या क्या है उनके? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। बेस्ट वैरायटी होती है एंथ्रेसाइट एंड सबसे वर्स्ट वैरायटी होती है पीट। नेक्स्ट